जोहार फ्रेंड्स, लर्नर्स गराज झारखंड में आप सबका पुनः स्वागत है। आज के इस सेशन में इंग्लिश लैंग्वेज का सेट फिफ्थ को डिस्कस करने वाला हूं। ये जो लेक्चर है झारखंड के वेरियस एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगा, जैसे कि झारखंड दरोगा, झारखंड एक्साइज कांस्टेबल, झारखंड एलडीसी है, झारखंड कक्षपाल का नोटिफिकेशन अभी हाल में आया था, और जेएसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम में कक्षपाल का देखिएगा तो इसमें सिलेबस दिया गया है आपको पेपर 1 में। तो 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर 1 में, जिसमें कि 80 क्वेश्चन तो हिंदी भाषा से रहेगा और 40 क्वेश्चन जो है अंग्रेजी भाषा से पूछा जाएगा। इस वाले सेक्शन में आपको ये लेक्चर हेल्प करेगा। पेपर 1 जो है जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है, बट इसमें जो है 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है, नहीं तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इंसान हो या सब्जेक्ट हल्के में नहीं लेना है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम देता हुआ नजर आएगा। और आपको पता होगा कि अभी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो है सीरीज में चला रहा हूँ इस सीरीज में। तो आज जो है झारखंड सहायक सचिवालय परीक्षा 2012 का ऑफिशियल पेपर का डिस्कशन होने वाला है। बाकी 4 पार्ट्स आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, काफ़ी हेल्प हो जाएगा आपको पेपर 1 में। और आप लोग लेक्चर को कंटिन्यू कीजिएगा, लगातार देखते रहिएगा, कॉन्सेप्ट आराम से बिल्डअप हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे डिस्कस हो जाएंगे। उतना टफ ये नहीं है, बट फिर भी मैं वही बोलता हूँ, हल्के में नहीं लेना है। क्लास को ध्यान से सुनिएगा। लेट्स क्लियर अप। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रकट होता है। द स्पाई वाज सेंटेंस टू डेथ एज ही वाज डैश एनिमी ऑफ द कंट्री। ए एन द नो आर्टिकल नीडेड। पहले तो इंस्ट्रक्शन पढ़ा ही नहीं, आर्टिकल इसमें आपको भरना है। तो किसके पहले आर्टिकल लगाना भाई? एनिमी के पहले। तो एनिमी क्या है, किस तरह का साउंड वर्ड है? तो एक वोवेल साउंड वर्ड है। तो वोवेल जब साउंड वर्ड आता है तो उसके पहले क्या लगता है? उसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आज की क्लास में उतना टफ क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, जैसे कि जेएसएससी सीजीएल में पूछा जाता है। थोड़ा सा इजी रहेगा इसमें, लेकिन फिर भी डिस्कशन करना जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान रखिएगा, आर्टिकल एन जो है वोवेल साउंड वर्ड के पहले यूज होगा, और कॉन्सोनेंट जो है ए जो है कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड के पहले यूज होगा। तो आर्टिकल ए और एन का यूज आप लोग ध्यान रखिएगा। एन यहाँ पे लगे क्योंकि एनिमी था, सिर्फ ए से मत देखिएगा, ठीक ना। जैसे यूरोपियन है तो यूरोपियन के पहले जैसे ए लगता है, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन जो है य आता है ना, इस तरह से ध्यान रखिएगा। सिर्फ ई देखकर जो है एन मत लगा दीजिएगा, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। साउंड वर्ड पर हम लोग फोकस करते हैं। बाकी कुछ पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूँगा। यहाँ पे एक वर्ड है स्पाई ना, तो स्पाई है और एक ईवेसड्रोपर होता है। ईवेसड्रोपर, दो वर्ड में थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो स्पाई मतलब होता है जासूस। क्या होता है? जासूस, जो कि इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है गुप्त तरीके से। लेकिन ईवेसड्रोपर क्या होता है? जो सीक्रेटली किसी का बात को सुनता है, उसको जो है से ईवेसड्रोपर बोलते हैं। तो दोनों डिफरेंस याद रखिएगा, वन वर्ड सब्जेक्शन में पूछा जाता है। आंसर इसका बी हो गया। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट में आपको जो है सिनोनिम बताना है। अंडरलाइन वर्ड है एक सेंटेंस में। स्पीकिंग हेल्प्स इनहैंस एनी स्पोकन लैंग्वेज। ठीक है, तो अगर स्पीक करते हैं तो स्पोकन लैंग्वेज में आपको हेल्प करेगा। तो इनहेंस का आपको सिनोनिम बताना है, क्या होगा? एम्पलीफाई, रिड्यूस, मिटिगेट या फिर एलिविएट। देखिए, इनहेंस का मतलब होता है किसी चीज को सुधारना। क्या करना? सुधारना, बढ़ाना, अच्छा करना। तो एम्पलीफाई यहाँ पे हो जाएगा। क्या होगा? एम्पलीफाई इसका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। इनहेंस से कुछ सिनोनिम देख लीजिए। एम्पलीफाई है, इंक्रीज है, मैग्नीफाई है, इंटेंसीफाई है। मैग्नीफाई आप लोग पढ़े होंगे ना, मैग्निफिकेशन क्लास 10th में। अगर +2 मैग्निफिकेशन आ जाता है, इसका मतलब है कि इमेज जो है दोगुना बड़ा है। इस तरह से पढ़े होंगे, तो वही है मैग्नीफाई, मतलब बड़ा करना, इनहेंस करना। इसका अगर एंटोनिम पूछता तो रिड्यूस हो जाता। मिटिगेट, एलिविएट, ईज करना, रिलीव करना, ये सब का मतलब होता है ना कोई चीज को कम करना। ठीक है, आंसर इसे मूव करते हैं आगे। ये सब मैं डाल दिया हूँ वर्ड्स पर, ध्यान रखिएगा। वोकेबलरी जो है इंग्लिश लैंग्वेज में बोलिएगा तो सबसे टफ चीज है। ठीक है, इसको याद रखना काफी टफ होता है। नेक्स्ट है टेंस आपको भरना है। माई पेरेंट्स डैश और रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट ऐसे इसको पढ़ते हैं। ओन, ऑनिंग, इज ऑनिंग या फिर वुड ऑन। देखिए यहाँ पे करेक्ट जो जाएगा OWN, ऑन होगा। मतलब माई पेरेंट्स क्या हो गया? पुलर नाउन हो गया, माता पिता दोनों होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलता है कि अगर सब्जेक्ट पुलर है तो मुझे वर्ब भी क्या चाहिए? पुलर चाहिए। तो एक ही वर्ब था यहाँ पे ऑन, बाकी ऑनिंग ऐसा लगेगा नहीं, हेल्पिंग वर्ब इसको चाहिए। इज ऑनिंग तो होगा नहीं, क्योंकि बताया कि पुलर चाहिए। वुड ऑन भी यहाँ पे नहीं होगा। कोई ऐसा नहीं है कि फ्यूचर का रेफरेंस हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। मेरे माता पिता का क्या है? एक रेस्टोरेंट है उनके पास, यानी कि ऑन करते हैं। सिंपल आपको OWN लगा देना है। क्लियर है? आंसर इसका ए है। पुलर वर्ब यूज कीजिए ऑन। ऑन से रहता OWNS, तो वो वाला भी ऑप्शन नहीं होता, ये भी ध्यान रखिएगा। पेरेंट्स का मतलब माता पिता होता है, पुलर है सब्जेक्ट।
अब प्रीपोजिशन आपको भरना है इजी है भी। इट हैड बीन रेनिंग डैश यस्टरडे, ये जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक जो है सेंटेंस दिया हुआ है। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या कहता है उसका डेफिनेशन थोड़ा समझ लीजिएगा कि कोई एक ऐसा एक्शन है जो पास्ट में जो है स्टार्ट हुआ था और पास्ट में जो है कुछ समय तक जो है कंटिन्यू रहा था, उसके लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है यूज करते हैं। क्लियर है? तो इट हैड बीन रेनिंग क्या होगा, सिंस फोर, सिंस फ्रॉम आफ्टर या फिर बाई, फोर नहीं है यहाँ पे, फोर रहता तो कन्फ्यूजन होता, तो यहाँ पे सिंस लगेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आपको पढ़ाया गया होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आप लोग पढ़ते होंगे तो दो में डिफरेंस आपको बताया जाता होगा कि सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करना है और फोर जो है पीरियड टाइम के लिए यूज करना है। अब भाई ये पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड टाइम क्या होता है, इसमें डिफरेंस थोड़ा समझ लीजिए। पॉइंट मतलब एग्जैक्ट जो है हम लोग पॉइंट बताते हैं, जैसे मैं बोल दूँ संडे, मंडे ट्यूसडे जो कुछ भी बोल दो, तो एक जो है एग्जैक्ट टाइम हो गया, मतलब एग्जैक्ट डेट बता रहा हूँ कि मंडे मतलब मंडे, उसमें कुछ इफ एंड बट्स नहीं है। क्लियर है? अगर मैं बोल दूँ 2 बजे तो 2 बजे, ठीक है, इफ एंड बट्स नहीं है। अगर मैं बोल दूँ जनवरी तो भी जो है वो क्लियर है, ओके। लेकिन मैं बोल दूं तो यहाँ पे ऐसे सेंस में आपको सेंस लगाना है, लेकिन मैं बोल दूं बहुत दिनों से, बहुत घंटों से, बहुत हफ्तों से, तो क्लियर नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है, कितना दिन से चल रहा है वो हमको पता नहीं है, तो उस सेंस में आपको फोर यूज करना है। तो क्लियर होगा, स्टर्टे मतलब बीता हुआ कल के बारे में बात किया जा रहा था, तो बीता हुआ कल जो है एक पॉइंट ऑफ टाइम को रेफर कर रहा है, तो दैट इज वाई वी विल हैव टू यूज हियर सिंस। आंसर इज ए। मूव करते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। सुनने में बताना है डीप का सेंटेंस है, अ वाइज मैन थिंक्स डीप बिफोर सेइंग एनीथिंग, यानी कि कुछ भी कहने से पहले आदमी, जो बुद्धिमान लोग होता है वह सोचता है, ऐसे नहीं कुछ भी बोलता है। सैलो, सुपरफिशियल, प्रोफाउंड या फिर फ्रैंक। देखिए डीप मतलब होता है ना काफी गहरा, ठीक है, तो इसका हो जाएगा प्रोफाउंड, ठीक है, प्रोफाउंड हो जाएगा, इसका मतलब ही डीप होता है। डीप का देख लीजिए कुछ सिनोनिम्स दिए हुए, प्रोफाउंड है, इंटेंस है या फिर एबिसिमल भी इसको बोल सकते हैं। सैलो देख लीजिएगा छिछला होता है, डीप का एंटोनिम जो है सैलो होता है। एसएससी में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, डीप का सैलो देख लीजिएगा, सुपरफिशियल, फेसाइल या फिर ग्लिप, ये सब इसको सिनोनिम है। सुपरफिशियल, डीप और सैलो, तीन वर्ड को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बना है पास्ट में बहुत बार। तो डीप का एंटोनिम सुपरफिशियल होता है, सैलो पूछेगा, ध्यान रखिएगा, डीप का एंटोनिम सैलो भी हो सकता है। सैलो मतलब सुपरफिशियल। फ्रैंक देख लीजिए, इसका मतलब कैंडिड होता है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड या फिर आउटस्पोकन बोल सकते हैं। मुंहफट इसको बोल सकते हैं, जो मतलब फ्रैंक होता है बोलने में, उसको हम लोग बोलते हैं कैंडिड, स्ट्रेट फॉरवर्ड। प्रोफाउंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं टेंस इसमें भरना है, द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल डैश ड्रामेटिकली एवरी डे, वाज राइजिंग, इज राइजिंग, आर राइजिंग या फिर हैज राइजिंग। अब मुझे बताइए, मैं आपको जब पढ़ाया था तो क्या बोला था कि दो सब्जेक्ट अगर एंड से कनेक्ट हो तो कलेक्टिवली क्या हो जाता है, वो कलेक्टिवली प्लूरल हो जाता है भाई, क्या होता है, प्लूरल। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलता है कि अगर यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है तो मुझे वर्ब भी प्लूरल चाहिए, क्या चाहिए, वर्ब भी जो है प्लूरल चाहिए। अब यहाँ से ऑप्शंस में देख लीजिए कि कहाँ पे प्लूरल वर्ब है, कहीं पे दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, बाकी आपको कुछ करना ही नहीं था, तो आर राइजिंग हो जाएगा, बाकी क्या दिया हुआ है दुनिया में उससे आपको कोई मतलब ही नहीं है। तो दो सब्जेक्ट अगर एंड से कनेक्ट हो तो प्लूरल होगा, और से कनेक्ट होगा तो फिर अलग बात हो जाएगा, फिर उसके लिए कॉन्सेप्ट लगेगा। डीजल का स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, ड्रामेटिकली मतलब होता है ड्रास्टिकली, शार्पली या फिर स्ट्रैंकली, मतलब अचानक से कोई चीज बढ़ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्रामेटिकली, ड्रास्टिकली, शार्पली, तेजी से। आंसर इज सी, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। दो सब्जेक्ट है, पेट्रोल एंड डीजल, एंड से कनेक्ट है तो यह कलेक्टिवली प्लूरल के जैसा एक्ट करेगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल बोलता है कि अगर सब्जेक्ट आपके पास प्लूरल है तो वर्ब में मुझे प्लूरल चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा। और ये चीज याद रखिएगा, V1 फॉर्म में जितने भी वर्ब होते हैं वो सब प्लूरल होते हैं, तो यहाँ पे आर राइजिंग है तो आर तो प्लूरल है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे प्लूरल लगाया गया। द सोल्जर डाइड डैश हिज कंट्री, प्रीपोजिशन भरना है, फोर बाई एट या फिर फ्रॉम। देखिए मैं आपको बताया था कि फोर जो होता है वो पर्पस के लिए जो है यूज किया जाता है, बताया था, तो यहाँ पे करेक्ट यही जाएगा। सोल्जर जो है क्यों इसका जो है शहीद हुआ, ये जो है अपने देश के लिए शहीद हुआ, ओके ना, तो आंसर इसका ये हो जाएगा, फोर लगाइए। तो अब कुछ समझिएगा, डाई अगर आता है तो उसके पास प्रीपोजिशन आता है तो कब लगता है, तो डाई ऑफ कब लगेगा, तो अगर डिजी से किसी का देहांत हुआ है तो वो डाई ऑफ यूज करेंगे। लेकिन अगर एक्सटर्नल इंजरी से किसी का एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट से या फिर हंगर से, कोल्ड से, ये सब से डेथ होता है तो डाई फ्रोम यूज करते हैं। और डाई फोर जैसे मैं बताया कि पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जो कि आंसर था इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डाई ऑफ और डाई फ्रॉम से क्वेश्चन जो है पास्ट में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ, कोई भी फालतू की चीज़ यहाँ पे नहीं डाला गया है।
इफ यू डैश आई शैल लीव सो सिट बैक एंड एंजॉय द प्रोग्राम। तो क्या होगा, इसमें भरना है करेक्ट वर्ब। कीप कंप्लेनिंग, कीप कंप्लेनिंग है, सॉरी, कीप कंप्लेनिंग, स्टॉप कंप्लेनिंग या फिर डोंट कंप्लेन। अब देखिए चीज ध्यान रखिएगा, ये जो है ना फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल का यूज किया है यहाँ पे ना। कंडीशनल, चार तरह का कंडीशनल सेंटेंसेस होता है, जिसको कंडीशनल्स मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ। तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल है उसको जो है रियल एंड पॉसिबल फ्यूचर इवेंट्स के बारे में बात करता है कि अगर इफ यू डैश आई सेल। अब समझिएगा इसको थोड़ा सा, इसमें क्या भराएगा। अब देखिए इफ यू है प्रेजेंट टेंस में यहाँ पे होता है ना, एक जो है फ्यूचर, इसका थोड़ा स्ट्रक्चर समझिएगा। तो इफ के बाद ना प्रेजेंट टेंस वाला क्लाउज यहाँ पे लगेगा, क्लियर है। और यहाँ पे ना फ्यूचर टेंस वाला जो है क्लाउज लगता है, जो कि सिंपल फ्यूचर टेंस होगा। तो यहाँ पे इफ यू के बाद कीप लगेगा, क्या लगेगा, कीप जो है कंप्लेन लगेगा। अब सोचिएगा कि स्टॉप कंप्लेनिंग जो है क्यों नहीं लगेगा। तो इफ यू स्टॉप कंप्लेन लगा दीजिएगा आई से लिव, यानी कि अगर तुम कंप्लेन करना बंद कर दोगे तो मैं चला जाऊंगा। कोई बात हुआ, अगर तुम अच्छा काम करोगे तो मैं तुमको थप्पड़ मार दूंगा, ऐसा तो नहीं होता है भाई। तो यहाँ पे यही होगा कि अगर कंप्लेन रखना तुम जारी करते हो भाई तो मैं चला जाऊंगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशन है वो जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ई प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस V1 या V5 आप लोग बोल सकते हैं, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस था। और यहाँ जो फ्यूचर टेंस लगे जो कि शैल लीव था, क्लियर है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा था। और यहाँ पे कीप कंप्लेनिंग इसे लगाया क्योंकि अगर वह कंप्लेन रखना जारी करते हो तो मैं चला जाऊंगा। तो करेक्ट यहाँ पे बी होगा। स्टॉप लगाइएगा तो यहाँ पे नहीं होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे इरिलेवेंट सेंस चला जाएगा। इसीलिए आराम से बैठो और प्रोग्राम को एंजॉय करो, ये था करेक्ट मीनिंग, यहाँ पे बी देगा। बाकी बता दिया कि फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल का स्ट्रक्चर ये हो गया। और फर्स्ट टाइप ऑफ जो कंडीशनल होता है वो जैसे रियल एंड पॉसिबल फ्यूचर इवेंट्स के बारे में बात करता है, जो कि यहाँ पे बात कर रहा था अगर तुम कंप्लेन करते हो तो मैं चला जाऊंगा, ठीक है ना। तो ये चीज था यहाँ पे। कोई दिक्कत होगा इसमें तो बताइएगा। कीप है, स्टॉप है, माइंड है, क्विट है, ये सब कुछ ऐसे वर्ब्स है ना जो कि डायरेक्ट अपने बाद जीरण लेते हैं, यानी कि बिफोर लेते हैं। ये सब कुछ ध्यान रखिएगा। इसीलिए कीप के बाद जो है कंप्लेनिंग या फिर स्टॉप के बाद कंप्लेनिंग जो है आपको नजर आ रहा था, वी फॉर्म में आ रहा था। तो कीप कंप्लेन नहीं होगा, कीप कंप्लेनिंग होगा। कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट अपने बाद जीरण लेते हैं। ओके, आंसर इस पे मूव करते आगे। प्रीपोजिशन वाली भाई इसमें देखते हैं, हिज होल फैमिली इंक्लूडिंग हिज ग्रैंड चिल्ड्रेन सैट डाउन डैश हिम। बिसाइड्स, बिसाइड, एमोंग या फिर थ्रू। देखिए बिसाइड्स मतलब क्या होता है, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावे। क्या होता है, के अलावे, या फिर अंग्रेजी में इसको इन एडिशन टू बोलिए आप लोग, इन एडिशन टू। ए बिसाइड का मतलब बगल में होता है, यानी कि नियर में। एमोंग आपको पता होगा दो से ज्यादा के लिए हम लोग यूज करते हैं। और थ्रू मतलब होता है द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो जाएगा, यहाँ पे हिज होल फैमिली इंक्लूडिंग हिज ग्रैंड चिल्ड्रन सेट, यहाँ पे बैठने की बात किया जा रहा था। तो क्या बैठेंगे, तो बैठेंगे अगल बगल में। तो यहाँ पे बिसाइड होगा करेक्ट प्रीपोजिशन। हिज होल फैमिली इंक्लूडिंग हिज ग्रैंड चिल्ड्रन सेट बिसाइड ही, मतलब उसके अगल बगल सब बैठे हुए थे। क्लियर होगा मीनिंग, सबका बता दिया, कोई इसमें डाउट नहीं है, इजी क्वेश्चन है। बिसाइड मतलब बता दिया, यहाँ पे नेक्स्ट टू होता है। और बिसाइड्स का मतलब इन एडिशन टू मतलब के अलावे। इसमें प्रीपोजिशन भरना है। सी साइलेंटली स्टूड डैश द कर्टेन एंड लिसन टू ऑल व्हाट वाज बीइंग टोल्ड, यानी कि कर्टेन के पीछे, यहाँ पे पीछे जाएगा, अबाउट, बिलो, अंडर या फिर बिहाइंड। यहाँ पे बिहाइंड मतलब पीछे होता है, तो बिहाइंड यहाँ पे करेक्ट जाएगा क्योंकि कर्टेन के पीछे जो है ऐसे अगर सेंस आता है कि यहाँ पे दो चार अगर पर्सन बात कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे अगर कोई कर्टेन लगा हुआ है और इसके पीछे कोई अगर बात सुन रहा है तो इसके से हम लोग बिहाइंड यूज करेंगे कि इसके पीछे यह है, ओके। तो ये बिहाइंड का सेंस देता है, तो बिहाइंड जाएगा यहाँ पे करेक्ट। अबाउट का मतलब तो के बारे में अब होता है। बिलो क्या होता है, तो देखिए पोजीशन में या फिर रैंक में कोई नीचे होता है तो वहाँ पे हम लोग बिलो यूज करते हैं। अंडर कब यूज करते हैं थोड़ा समझिएगा। अगर मान लेते हैं कि ये पुल है, इसके अंदर में जो है मतलब नीचे अगर नदी बह रही है तो वहाँ पे हम लोग अंडर यूज बोलते हैं, ठीक है। या फिर एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर एक पहली वस्तु, ठीक है, अपने दायरे में दूसरी वस्तु को लिए रहता है तब जो है अंडर का यूज करते हैं, ओके ना। जैसे द कैट वॉज सिटिंग अंडर द टेबल, तो टेबल मतलब उसके जस्ट पूरा अंदर है, अपने जो है दायरे में लिए हुआ है, वहां पे अंडर यूज करते हैं। तो आंसर यहाँ पे बिहाइंड हो जाएगा, उसके पीछे सुन रही थी, आंसर इसका डी हो गया। किसी के पीछे बैक यूज करते हैं। भर भरी इसमें मिस्टर सेगल वॉज वेरी हैप्पी एज ही डैश अ कार, बॉट, हैज बॉट, हैड बॉट या फिर विल बाय।
देखिए यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, यहाँ पे ना वाज यूज किया हुआ है इस वाले में। तो मिस्टर जो सहगल थे वो बहुत हैप्पी थे। क्यों भाई? तो कुछ तो मिला होगा तभी तो वो खुश है भाई। तो क्योंकि उन्होंने कार खरीदा था। क्या खरीदा था? कार। हैज यहाँ पे इरिलीवेंट होगा क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, और विल जो है से फ्यूचर टेंस में यूज होता है, तो इरिलीवेंट होगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक क्लाउज में वाज यूज किया हुआ है। क्लियर है? अब यहाँ पे डाउट आ रहा होगा कि बाउट तो मैंने यूज कर दिया, हैड बाउट भी तो पास्ट का है, इसको क्यों नहीं यूज किया गया? तो हैड बाउट हम लोग कब यूज करते हैं? तो पास्ट में अगर दो इवेंट होता है तब हम लोग यूज करते हैं। जैसे मैं बताया था कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो जो काम पहले हो जाता है उसमें हम उस वाले क्लाउज में हम लोग हैड बाउट का यूज करते हैं, और जो सेकेंड क्लाउज आता है जो कि काम बाद में होता है उसमें हम लोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस यानी कि सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई सेंस नहीं दे रहा था कि दो एक्शन कंप्लीट हुआ था, वह खुश था क्योंकि कार खरीदा था। तो यहाँ पे सिंपली आप लोग सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि सिंपल पास्ट टेंस यूज कीजिए। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगा। हैड अबाउट तब यूज करना है जब पास्ट में दो एक्शन कंप्लीट हो रहे होंगे। आर्टिकल इसमें भी भरना है, जरा भरिए। इट इज कंपल्सरी टू स्पीक इन डैश व्हेन यू आर स्टडिंग इट, यानी पढ़ रहे हो तो जो ऐसे इंग्लिश बोलना जो ऐसे जरूरी है। ओके ना? इंग्लिश ए एंड द या फिर नो आर्टिकल नीडेड, यहाँ पे आर्टिकल कोई भी नहीं लगेगा। अब इंग्लिश के पहले आर्टिकल क्यों नहीं लगा? क्योंकि इस सेंस में आप लोग देखिएगा यहाँ पे बोलने के बारे में बात किया जा रहा है। ओके ना? इंग्लिश जब पढ़ रहे हो तो यहाँ पे लैंग्वेज की बात किया जा रहा है, और लैंग्वेज पहले आर्टिकल यूज नहीं होता है। तो भाई डाउट आता होगा कि हम लोग कहीं कहीं देखे हैं कि द इंग्लिश लिखा हुआ है, द फ्रेंच लिखा हुआ है, ये सब क्या होता है? ओके, द इंग्लिश, द फ्रेंच, ये सब लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है? तो अगर द इंग्लिश या फिर द फ्रेंच बोल देता है तब वहाँ पे लैंग्वेज का बात नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ पे पर्सन के बारे में बात हो रहा है, यानी कि वहाँ के निवासी के बारे में बात हो रहा है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। लैंग्वेज पहले आर्टिकल द यूज नहीं करना है, लेकिन अगर आर्टिकल द यूज किया जाए तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे पर्सन्स के बारे में बात किया जा रहा है। और हाँ, ये कलेक्टिवली प्लूरल हो जाता है। अगर द इंग्लिश अगर लग जाए तो वह प्लूरल हो जाएगा। द इंग्लिश का मतलब हो जाएगा अंग्रेज लोग, द फ्रेंच का मतलब हो जाएगा फ्रांस के लोग। क्लियर है? और प्लूरल होगा तो वर्ब अगर आएगा तो इसके साथ प्लूरल आएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। समझ गए? लैंग्वेज के पहले आर्टिकल द आपको नहीं लगाना है। ठीक है? इन जनरल, अब इन जनरल मैं इसीलिए लिखा था क्योंकि मैं बता दिया कि अगर द लगा है लैंग्वेज के पहले तो इसका मतलब क्या है। आंसर इसका डी हो जाएगा, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज की बात हो रहा था। एंटोनिम ढूंढिए जरा। द फूड वॉज वेरी मॉकिस, स्पाइसी, स्टिकी, स्टेल या फिर ब्लेंड। पहले ना मॉकिस वर्ड को देख लीजिए क्या होता है। तो मॉकिस का मतलब ना बहुत ही ज़्यादा मीठा। क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा मीठा कोई होता है, या फिर सेंटिमेंटल भी इसका मतलब होता है। और डिस्गस्टिंग इन टेस्ट और इमोशन, कुत्सित आप लोग समझते हैं? कुत्सित एक वर्ड होता है हिंदी में, वो होता है इसका मतलब सेंटिमेंटल या फिर डिस्गस्टिंग, काफ़ी कुत्सित है, मतलब पूरा घृणास्पद है वो। तो ये होता है मॉकिस का मतलब। यहाँ पे फूड के सेंस में था, तो इसका मतलब है ना कि फूड जो है काफ़ी जो है टेस्टलेस था। क्या था? काफ़ी टेस्टलेस था। तो इसका करेक्ट चला जाएगा क्या? स्पाइसी चला जाएगा। आंसर इसका ये हो जाएगा, स्पाइसी। बाकी सर आप लोग देख लीजिएगा। ब्लेंड का मतलब डल होता है, अनइंटरेस्टिंग, टीडियस, उबाऊ या फिर टेस्टेड आप लोग बोल सकते हैं। स्पाइसी मतलब होता है स्ट्रॉन्ग और शार्प इन टेस्ट। क्लियर है? तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। तो मॉकिस का एंटोनिम पूछा था, स्पाइसी हो जाएगा। टेस्टलेस आप लोग इसको बोल सकते हैं। वी शुड नॉट क्राई डैश स्पिल्ट मिल्क। देखिए अंग्रेजी यही इसीलिए जो है टफ हो जाता है। अब यहाँ पे जो है आपको कितना ही प्रिपरेशन पढ़कर चले जाइएगा, ये जो है आपसे नहीं बनेगा अगर आपको इडियम एंड फ्रेज पता नहीं होगा, क्योंकि इडियम एंड फ्रेज से काट के इसको प्रिपरेशन आपको डाल दिया गया है। तो क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क होता है। क्या होता है? क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क होता है। इसका मतलब होता है फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। क्लियर है? तो क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब होता है रिग्रेट ओवर समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड, यानी कि जो हो गया है उसके बारे में आप लोग पछतावा कर रहे हैं। तो ये होता है फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी कि दूध जब फट गया तो अब क्यों चिल्लाते हो भाई, अब तो दूध ओरिजिनल बनेगा नहीं। तो आंसर इसका जैसे बी हो जाएगा, ओवर लगता है यहाँ पे। ओके, एडजेक्टिव भरिए जरा। विच ऑफ द टू पेन्स इज द बेस्ट, गुड, बेटर या फिर फाइन। फाइन तो यहाँ पे लगेगा नहीं, एडजेक्टिव बोला है। एडजेक्टिव है फाइन, लेकिन यहाँ पे नहीं जाएगा। यहाँ पे दो के बीच के बारे में बात की। जरा बेस्ट कब लगता है? तो जैसे बहुत सारे के बीच में, बहुत सारे के बीच में दो से अधिक के बारे में बात करते हैं तब यहाँ पे बेस्ट लगता है। गुड तो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। बेटर जो है दो के लिए यूज होता है। दो को में अगर चुनना होता है तो वहाँ पे हम लोग बेटर यूज करते हैं।
क्लियर है? तो बेटर लगे, यहाँ पे इजी क्वेश्चन था, दो के बीच में तुलना किया जाता है तो बेटर होता है। फीच का यूज कहाँ करते हैं, तो याद रखिएगा फीच जो है सिलेक्शन जब करना होता है तब जो है हम लोग फीच यूज करते हैं, जैसे आप लोग पढ़े होंगे फीच ऑफ द फ्लोइंग। आंसर इसका सी हो जाएगा, दो के बीच में तुलना होगा तो बेटर लगाइएगा, दो से ज़्यादा होगा बेस्ट लगाइएगा। ड्विंडल का जैसे जैसे सिनोनिम बताना है आपको यहाँ पे, द प्रोडिगल सन ड्विंडल ऑल हीज मनी विथ हिज फ्रेंड्स एंड हैड नथिंग लेफ्ट विथ हिम। यानी कि उसका जो प्रोडिगल मतलब काफ़ी खर्चीला होता है ना, जो प्रोडिगल सन था वो सब जैसे पैसा क्या कर दिया, डिविंडल कर दिया ना, खर्च कर दिया होगा। तो ड्विंडल का मतलब होता है डिक्रीज, स्पेंड, डीके या फिर वेस्ट करना। तो इसका क्या पूछा था, सिनोनिम। तो यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा, आंसर इसका वेस्ट ही नहीं होगा, या आंसर इसका ए हो जाएगा। बाकी प्रोडिगल मतलब एक्स्ट्रा वेजेंट या स्पेंड होता है, वर्ड याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा जो खर्चीला होता है उसको बोलते हैं प्रोडिगल, एक्स्ट्रा वेजेंट या फिर स्पेंड। आंसर इसका ए हो जाएगा। ड्यूनल का मतलब होता है कोई चीज़ को कम कर देना, खर्चा कर देना, बर्बाद कर देना। तो ये पैसा काफ़ी खर्चा कर दिया था दोस्त लोग के साथ, फिर पापा उसके बाद में चपाड़ लगाए होंगे। नीचे देखते हैं, आर्टिकल फिर से भरना है। डैश राइजेज इन द ईस्ट एंड सॉरी, डैश सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन डैश वेस्ट। ए भरना है, एन द या फिर नो आर्टिकल या फिर एन। देखिए इसमें जो सन है वह द लगेगा, ठीक है। हेवनली बॉडीज आपको पढ़े होगा, आकाशीय पिंड के नाम के पहले आर्टिकल द लगता है, तो यहाँ पे तक क्लियर होगा। तो जैसे ही एक द लगा बाकी ऑप्शन तो हट ही गया, क्या हो गया, बाकी ऑप्शन हट ही गया। अब यहाँ पे द लगेगा कि नहीं लगेगा आपको सोचना ही नहीं था, आगे बढ़ जाना था। फिर भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए तो मैं बताऊंगा कि आर्टिकल द यहाँ पे क्यों लगेगा। देखिए ऐसे जो ऐसे नॉर्मली आर्टिकल द डायरेक्शन के पहले नहीं लगता है, बट अगर स्पेसिफिक सेंस में हम लोग बात करें, स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में, तब जो है आर्टिकल हम लोग द यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो सन है वो वेस्ट में जाकर जो है से सेट होता है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक सेंस था इसीलिए आर्टिकल द इसके पहले लगा। ऐसे हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है, आर्टिकल द डायरेक्शन के नाम पहले। तो द दोनों जगह लगेगा, सन मून अर्थ ये सब आता है, हेवनली बॉडीज आकाशीय पिंड, तब जो है हम लोग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट तो हम लोग यूज करते हैं द। एक इडियम अंडरलाइन किया हुआ है सेंटेंस में, तो उसका मीनिंग आपको बताना। हिज फैमिली स्टूड बाय हिम थ्रू थिक एंड थिन इन हिज बैड डेज, हाफवे अंडर ऑल कंडीशंस, ओनली फॉर सम थिंग्स या फिर फॉर सम टाइम। देखिए जिंदगी में एक चीज़ याद रखिएगा, दुनिया का कोई भी आदमी होगा आपके साथ जैसे खड़ा नहीं रहेगा माँ बाप को छोड़कर, तो वही जैसे आपके अच्छे में भी और बुरे सिचुएशन में ही साथ खड़े नजर आएंगे। तो ऑल कंडीशंस ये होता है ना, थ्रू थिक एंड थिंक। थिक मतलब क्या होता है, मोटा और पतला होता है ना, तो ऐसे समझिएगा कि जब आप मोटे थे तभी मम्मी पापा आपको साथ थे, और पतले हैं तो भी आपको मम्मी पापा साथ ही है, ठीक है। आप कितने भी मतलब ज़्यादा मोटा भी हो जाएगा तो भी मम्मी बोलेगी अरे यार पतला दिख रहा है, और पतला रहेगा तो ऑब्वियसली बोलेगी कि पतला दिख रहे हो। तो हर एक कंडीशन में माता पिता साथ मिलेंगे, तो ये बोला जाता है कि अंडर ऑल कंडीशन, सभी कंडीशंस के लिए जो है थ्रू थिक एंड यूज किया जाता है। ओके, एक और मुझे इडियम याद आ रहा है, विल एंड ओ। विल एंड ओ जो इडियम है इसका मतलब होता है इन गुड एंड बैड डेज, ठीक है, यानी कि बुरे और अच्छे परिस्थिति में उसके लिए भी यूज किया जाता है विल एंड ओ, इसको भी याद रखिएगा। सिनोनिम बताना है, कोई वर्ड को अंडरलाइन किया गया होगा। द वुमन डिड नॉट फील बैड फॉर द लॉस ऑफ हर नेकलेस एज इट वॉज अ फेक वन, ठीक है, नकली था भाई, दिखाने के लिए था, क्या था, नकली था, दिखाने के लिए था, इसलिए उसको जरा सा भी रिग्रेट नहीं है, खो गया नेकलेस तो फेक का आपको ना सिनोनिम बताना है, ऑथेंटिक, जेन्यून, रियल या फिर अनऑथेंटिक। जितना भी यहाँ पे तीन के तीन जो दिया हुआ है ना, सब जो है सिर्फ फेक का एंटोनिम है। जो सिनोनिम होगा वह इनऑथेंटिक होगा, फेक मतलब नकली, मतलब इनऑथेंटिक। फेक का देख लीजिएगा सिनोनिम दिया हुआ है, अनरियल बोल सकते हैं, इनऑथेंटिक बोल सकते हैं। इनऑथेंटिक होता है, अनऑथेंटिक नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। काउंटरफिट मतलब ये नकली होता है, स्पूरियस ये सब वर्ड्स कुछ डाला हुआ है, सबका मतलब नकली होता है। ऑथेंटिक मतलब होता है रियल, ओरिजिनल, जेन्यून। ओके, सारा वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इनऑथेंटिक इसका आंसर हो जाएगा, एंटोनिम पूछा गया था, सॉरी सिनोनिम पूछा गया था फेक का। द लवली पिंक रोजेज स्मेल डैश, स्वीटली, सावर, बीटर या फिर स्वीट। आपको एडजेक्टिव भरना है। ओके,
देखिए सबसे पहली बात तो सावर अगर पिंक रोज़ है, यहाँ पे रोज है तो महकेगा, ठीक है, उसका सुगंध होगा। तो सावर बिटर थोड़ा सा यहाँ पे इस सेंस में इरिलेवेंट लग रहा है। अब बात आता है स्वीटली और स्वीट पर। तो यहाँ पे एल वाई लगाकर हम लोग जनरली एडवर्ब बनाते हैं, यही यहाँ पे लिखा हुआ था कि एल वाई जब लगेगा तो एडवर्ब होगा और स्वीट जब लगेगा तब जैसे एडजेक्टिव रहेगा। तो एडजेक्टिव आपसे पूछा गया था जो कि हो जाएगा स्वीट, स्वीटली नहीं होगा, वो एडवर्ब यानी कि वर्ब को क्वालिफाई करेगा। आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है द रिवर फ्लोड डैश द ब्रिज, ओवर, इन, अंडर या फिर बिटवीन। तो क्या अभी बताया था कि जो उसके नीचे बह रहा है ना तो यहाँ पे अंडर लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा, अंडर। ओवर का यूज करते हैं अगर मान लेते हैं कोई सरफेस है, इस पर कोई चीज़ अगर पड़ा हुआ है तो वहाँ पे हम लोग ओवर यूज करते हैं, उसके ऊपर, ठीक है, तब ओवर यूज करेंगे हम लोग। अंडर यहाँ पे आएगा द रिवर फ्लोड ओवर द ब्रिज, सॉरी अंडर द ब्रिज, यानी कि ब्रिज के नीचे जो है से नदी बहती थी। एक फिर से इडियम, अब देखिए टाइपिंग मिस्टेक किया हूं खुद से। चूज द करेक्ट मीनिंग यहाँ पे लिखना था, करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम एंड फ्रेज। अब पढ़ते हैं द पुलिस, प्लूरल नाउन है पुलिस भाई। द पुलिस केम टू द सीन इन द निक ऑफ टाइम, आफ्टर सम टाइम, एट द राइट टाइम, आफ्टर एवरीथिंग हैपेंड या फिर बिफोर एवरीथिंग हैपेंड। पुलिस क्या करती है भाई, हमेशा जो है लेट पहुंचती है, ऐसा नहीं है भाई, टाइम से ही पहुंचती है पुलिस। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है एग्जैक्ट टाइम पर, क्या एग्जैक्ट टाइम पर, याद रखिएगा। तो एट द राइट टाइम ये होता है इन द निक ऑफ टाइम, बिल्कुल सही समय पर पुलिस पहुंचा, ठीक है, बिल्कुल सही समय पहुंचा। जैसे ही वह चेन स्नैच करने वाला था तैसे ही पुलिस पहुंच गया, ठीक है, जैसे ही पकड़ा था गला, ओके। तो वही बोलते हैं इन द निक ऑफ टाइम, एट द राइट टाइम। इसमें भर भरिए, श्री डैश एट द बस स्टॉप फॉर ओवर एन आवर, हैज वेटेड, क्या किया हूं भाई, इसको एक हैड होगा, हैज वेटेड, हैड वेटेड, हैज बीन वेटिंग या फिर वाज वेटिंग। देखिए कुछ देर पहले मैं आपको बताया था कि क्या हुआ, 1 घंटे से ज़्यादा समय तक वह जो है से वेट कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कर रही थी था, कर रही थी या फिर कर रही है, पहले तो सेंटेंस यहाँ पे पढ़ेंगे उसके बाद जो है समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट वर्ब जाएगा वो हैज़ बीन वेटिंग होगा, क्योंकि हमको यहाँ पे ना परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना पड़ेगा। क्यों यूज करना पड़ेगा, श्री हैज वेटेड एट बस स्टॉप फॉर ओवर एन आवर हम लोग यूज कर सकते थे, बट यहाँ पे कोई एक्शन जैसे पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी कंटिन्यू है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। पास्ट में एक कंटिन्यू मतलब शुरू हुआ था और प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है, तब जैसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इस जो सेंटेंस जो दिया हुआ है यहाँ पे उसे यही जो है रेफरेंस आ रहा है कि पास्ट में एक्शन था शुरू और अभी भी कंटिन्यू है। तो अगर हैज वेटेड अगर यूज कर देंगे तो इस वक्त सेंस नहीं जाएगा, उसके लिए आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना पड़ेगा। और एक ही था हैज बीन वेटिंग, हैड बीन वेटिंग भी रहता तो भी इसका आंसर जो है सही हो जाता। क्लियर है, तो पास्ट का सेंस दे देता, लेकिन यहाँ पे हैज बीन वेटिंग लगाना पड़ेगा। श्री हैज बीन वेटिंग एट द बस स्टॉप फॉर ओवर एन आवर, मतलब 1 घंटा से अधिक समय से जो है से इंतजार कर रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे होता है ना, मैं 10 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ तो पास्ट में पढ़ाना शुरू किया था अभी पढ़ा रहा हूँ, तो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हैज बीन वेटिंग जाएगा, हैज वेटेड या हैड वेटेड नहीं होगा। इस सब यहाँ पे यही लिख दिया हूँ कि पास्ट में शुरू हुआ है अभी भी कंटिन्यू है, तो वहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है प्रेजेंट का। इडियम एंड फ्रेज आया है उसको जरा देखिएगा। द ओल्ड मैन वाज एडवाइज्ड बाय हिज फ्रेंड्स टू रेस्ट ऑन हिज लॉरेल्स, टू रिटायर फ्रॉम द एक्टिव लाइफ, टू वर्क अ लिटिल मोर, टू सेलेक्ट अ लॉट या टू ज्वाइन सम न्यू वर्क। देखिए टू रेस्ट ऑन हिज लॉरेल्स का मतलब होता है कि जो एक्टिव आपका लाइफ है उसे आप रिटायरमेंट ले रहे हैं, उसके लिए यूज किया जाता है। यानी कि लाइफ में आपने काफ़ी चीज़ अचीव कर लिया है, अब कोई जो है ज़रूरत आपको नहीं, इसीलिए लाइफ में आपको रिटायर हो जाना चाहिए, ओके। तो रेस्ट ऑन हिज लॉरेल्स का मतलब होता है एक्टिव लाइफ से जो है से आप रिटायर कर रहे हो। लॉरेल्स का मतलब प्रतिष्ठा होता है ना, लॉरेल मतलब पूछे कोई तो ये प्रतिष्ठा होता है। लुक टू वंस लॉरेल का मतलब होता है मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू एफर्ट
मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू सक्सीड, यानी कि कोई और जो ऐसे एफर्ट डालना है आपको ताकि आप लाइफ में जैसे सक्सीड हो सके, यानी कि अभी जो ऐसे आपको रेस्ट नहीं करना है। लुक टू वंस लॉर्ड्स का मतलब ये होता है, और टू रेस्ट ऑन हिज लॉर्ड्स का मतलब रिटायर हो जाना चाहिए, अब आपको काफ़ी चीज़ आपने लाइफ में अचीव कर लिया है। आंसर इज ए। इसमें एडजेक्टिव भरिए। आई वॉज डैश टू सी द एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेंज ऑफ पैटर्न्स। सबसे पहले तो फैसिनेट क्या है, एक वर्ब है, और फैसिनेशन क्या है, एक नाउन है। जैसे ही पार्ट ऑफ स्पीच आप लोग पास आया, दो ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे फैसिनेटिंग और फैसिनेटेड दो जो है एडजेक्टिव है। अब देखते हैं कि इसमें क्या भराएगा। तो आई वॉज डैश, अगर यहाँ पे फैसिनेटिंग आप डालते हैं तो फैसिनेटिंग मतलब होता है आकर्षक। क्या होता है, आकर्षक। तो ये फैसिनेटिंग बात करता है। अगर मान लेते हैं कोई फूल है या फिर कोई सीन है जो कि काफ़ी ज़्यादा आकर्षक है, तो वो अपने बारे में बात कर रहा है कि वह जो है आकर्षक है। लेकिन फैसिनेटेड का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हुए, चमत्कृत हुए, तो वो होता है फैसिनेटेड। तो यहाँ पे वही बात कर रहा था कि कोई था पर्सन, मैं ही था, जो कि चुटुपाली घाटी को देखकर काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड हो गया। तो फैसिनेटेड यहाँ पे जाएगा, फैसिनेटिंग नहीं जाएगा। क्लियर है, आंसर इसका सी है। समझ गए या फिर नहीं समझ में आया? फैसिनेटिंग नहीं लगेगा क्योंकि फैसिनेटिंग मतलब आकर्षक होता है, जो कि कोई सीन को अपने आप को डिस्क्राइब करता है कि मैं आकर्षक हूँ। लेकिन अगर किसी चीज़ को देखकर आप आकर्षित है तो उस सेंस में फैसिनेटेड लगेगा। क्लियर है ना? क्लियर होना चाहिए भाई। मिमिक का एंटोनिम बताइए। पीपल डू नॉट मिमिक देयर आइडल्स बट एडोर देम। एडोर मतलब प्रशंसा करना होता है, मिमिक मतलब होता है नकल करना या फिर उनका क्या करना, टांग खींचना। मिमिक मतलब ये होता है। एंटोनिम बताइए। प्रेस करना, मॉक करना, जोक करना, रिडिकुल करना। तो देखिए यहाँ पे ना बट आपको अगर पता होगा, ये जो ऐसे कॉन्टेस्ट के लिए यूज किया जाता है, अपोजिट सेंस देता है मिमिक का। तो मिमिक मतलब मिमिक का अपोजिट हो जाएगा एडोर, और एडोर का साइनोनिम आप लोग ढूंढ लीजिए, इसमें प्रेज होगा, ये इसका आंसर ही था। ठीक है, थोड़ा समझिएगा। बट जब यहाँ पे यूज किया गया है तो इसका मतलब होता है कि उसका जस्ट अपोजिट सेंस का बात वो करता है। तो मिमिक का मतलब होता है ना मो करना, मतलब मजाक करना, रिडिकुल मजाक उड़ाना, जो करना, नकल करना, ये सब इसका होता है। फिर इसका मतलब प्रशंसा करना, एडोर कीजिए, अपलाउड कीजिए, तारीफ कीजिए, सम्मान दीजिए, फिर प्रशंसा कीजिए। ये सब इसके कुछ सिनोनिम्स हो जाएंगे प्रेस का। तो एंटोनिम पूछा था किसका, मिमिक का। तो मिमिक का हो जाएगा आपका प्रेस। एडोर का पूछता तो एडोर का क्या हो जाता, एडोर का तो तीनों हो जाता भाई एंटोनिम। सही जा रहा हूँ ना? प्रशंसा करना या तो बाद में आप लोग कमेंट आएगा क्या पढ़ा दिया। द हेडमास्टर स्पोक टू द नॉटी स्टूडेंट इन अ वेरी स्टर्न वे। स्टर्न का आपको जैसे एंटोनिम ढूंढना है। ग्रीम, रिजिड, लेनियंट या फिर हॉर्स। देखिए स्टर्न का मतलब काफ़ी सख्त लहजे में बात करना। क्या करना, काफ़ी सख्त लहजे में बात करना। तो कोई बच्चा बदतमीजी किया होगा, ठीक है, नॉटी स्टूडेंट था भाई, बदतमीजी तो करेगा ही, उसका कैरेक्टर में ही नॉटी है। तो बहुत ही सख्त लहजे में हेडमास्टर बात किए थे। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, लेनियन, मतलब उदार तरीके से बात करना। बाकी यहाँ पे वर्ड्स को देख लीजिएगा, सारा एक्सप्लेनेशन दिया गया होगा। स्टंट का मतलब सीरियस होता है, रिजिड सख्त, ग्रीम या फिर हार्श कटु शब्द में बात करना, लीनियंट का मतलब सॉफ्ट मृदु आवाज में बात करना, क्लीमेंट मतलब भी उदार ही होता है, दयावान, ओब्लाइज जो बोल सकते हैं आप लोग। तो हो जाएगा लीनियंट मतलब उदार तरीके से या नम स्वभाव से बात करना। स्टर्न मतलब सख्त स्वभाव से बात करना। इनरिच्ड का जो है सिनोनिम आपको बताना है। अ वेल नर्चर चाइल्ड इज इनरिच्ड विथ अ गुड कैरेक्टर, यानी कि जो अच्छे से जिसका लालन पालन होगा बच्चा को, वो जो है उसमें गुड कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा। डिप्राइव्ड, रिड्यूस्ड, रोब्ड या फिर इंडोर्ड। तो देखिए सिनोनिम इसका इनरिच्ड का इंडोर्ड होता है। इनरिच्ड का मतलब होता है किसी चीज़ में कुछ देना, प्रदान करना, ये होता है। तो डिप्राइव्ड का मतलब देख लीजिएगा, ये होता है रिड्यूस करना, रोब्ड करना, फिर से छीन लेना, किसी से बर्बाद कर देना, ठीक है, या फिर कम कर देना, ये होता है। इंडोट का मतलब होता है किसी को कुछ देना, ठीक है, गिवन या फिर इनरिच बोल सकते हैं, समृद्ध बनाना, ये होता है इनरिच, ठीक है। तो अगर वेल नेचर चाइल्ड है तो वह जैसे गुड कैरेक्टर से समृद्ध होगा। तो इनरिच का मतलब समृद्ध बोल सकते हैं अगर मैं एग्जैक्ट वर्ड बोलूँ तो। इंडोट का मतलब इसका हो जाएगा उसको कोई चीज़ मिला था, समृद्ध था उसमें। इसमें सिनोनिम आपको ढूंढना है। द बॉय गेव सम वेग्यू आंसर्स विथ द एग्जामिनर विच द एग्जामिनर कुड नॉट अंडरस्टैंड, यानी कि ऐसा आंसर लिखा कि एग्जामिनर को समझ ही में नहीं आया कि वह क्या लिखा है भाई। तो वेग्यू का सिनोनिम बताना है। हेजी, डिफाइंड, डाउटफुल या फिर अनसर्टेन। तो वेग्यू का मतलब होता है ना अस्पष्ट, अनसर्टेन मत लगा दीजिएगा। वेग्यू मतलब कुछ ऐसा अस्पष्ट होता है जो कि आपको दिखे नहीं, उसे यूज करते हैं हम लोग। तो हेजी यहाँ पे हो जाएगा सही इसका सिनोनिम ना।
तो वेगू का मतलब नोट क्लियर होता है, नोट क्लियर याद रखिएगा। वेगू अनक्लियर बोल सकते हैं या फिर इसको हेजी बोल सकते हैं। डेटफुल मतलब तो निश्चित हो जाएगा। डाउटफुल मतलब जो संदेहास्पद हो। डाउटफुल और अनसर्टेन जो है से दो एक दूसरे का सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, ऑफ ऑल द मैन ही इज द डैश, स्ट्रोंगर, स्ट्रोंगेस्ट, मोर स्ट्रोंगर या फिर स्ट्रोंग। देखिए ऑफ ऑल अगर कहीं पे आएगा ना, ऑफ ऑल इसका मतलब होता है सभी के बीच तुलना किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? ऑफ ऑल जो है सभी के बीच तुलना कर रहा है। तो मैं बताया था कि अगर दो से ज़्यादा जो है कंपेरिजन होता है तो वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आपको यूज करना है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट चला जाएगा। और आर्टिकल तो लगता है, ये भी ध्यान रखिएगा। स्ट्रॉन्गर के पहले भी आर्टिकल द लगेगा, बट उसका अलग अलग कंडीशन होता है कि द क्यों लगेगा ना, ऐसे नहीं लगता है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट लगेगा क्योंकि दो से ज़्यादा के बीच में कंपेरिजन था। तो ज़्यादा कुछ था नहीं आज की क्लास में, इतना ही क्वेश्चन थे टोटल। और मुझे आशा है कि सारा चीज़ आपको समझ में आ चुका होगा। कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग बता सकते हैं, और दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो। बाकी आगे भी ये लेक्चर कंटिन्यू रहेगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। और हाँ, पीडीएफ इसका आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दिया जाएगा, और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। बहुत सारी चीज़ वहाँ पर मैं शेयर करता हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट होते हैं। वंदे भारतम, जय हिंद।